मेरी भाभी दिखने में बहुत सुंदर थी। वो अक्सर कोई न कोई कारण बताकर मायके चली जाती थी। मुझे भाभी पर शक होने लगा। मुझे समझ में आ गया था कि भाभी दिन में घर से निकलती थी और बिना मायके गए रात को कहीं और चली जाती थी और सुबह वापस मायके से लौट आती थी। लेकिन वह रात भर कहाँ रहती थी यह मुझे पता नहीं था। एक बार मैंने भाभी का पीछा किया। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मैं बेहोश ही हो गई। मेरा नाम प्रीति है। मेरी भाभी देखने में बहुत ही सुंदर थी। उस पर जिसकी भी नजर पड़ती वो बस उसे ही देखता रह जाता। भैया और भाभी की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी भाभी बार बार मायके चली जाती थी। हमारे घर से भाभी का मायका कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर था। मुझे भाभी का बार बार मायके जाना थोड़ा अजीब लगता था। एक दिन मैंने मजाक में कहा, भाभी तुम तो 15-20 दिन में कोई ना कोई कारण बताकर हमेशा मायके चली जाती हो। कहीं तुम्हारी शादी से पहले कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था। ये सुनकर भाभी हंसने लगी। फिर उसने कहा, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है। वहाँ घर बंद करने वाला कोई नहीं है। मेरे भाई बहन शहर में अपनी अपनी पत्नियों को लेकर रहते हैं, इसलिए मुझे ही वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और इसी वजह से मुझे बार बार मायके जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी तभी तुम्हें ये सारी बातें समझ में आएंगी। मुझे भाभी की बातें सच लगीं। मैंने यूं ही उनकी चेष्टा की थी, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा कि इतनी अच्छी भाभी का मैंने मन दुखाया। शाम होते ही मैं अपनी भाभी के कमरे में गई और उनसे माफ़ी मांगी। अगले दिन मेरी परीक्षा थी। सुबह मैं जल्दी तैयार होकर सीधे सेंटर गई। भाभी के गांव में मेरी एक दोस्त कृपा रहती थी। संयोग से सेंटर पर मेरी उससे मुलाकात हो गई। कृपा ने नया मोबाइल लिया था। मैंने कृपा से उसका नंबर लिया और उससे कहा, जब अगली बार मेरी भाभी मायके जाएगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। कृपा मेरी जिगरी दोस्त थी। अब वही मेरे लिए भाभी पर नज़र रखने वाली जासूस बनने वाली थी। मैं घर से कहीं नहीं जाती थी। घर पर बैठकर ही अपना पढ़ाई करती थी और समय मिलने पर भाभी को भी घर के कामों में मदद करती थी। एक दिन सुबह उठकर देखा तो भाभी जल्दी जल्दी सब सामान समेट रही थी। मैंने उससे इतनी जल्दी जल्दी समेटने का कारण पूछा तो उसने कहा, माँ बहुत बीमार हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। कल शाम तक घर आ जाऊंगी। कुछ देर बाद भाभी ने अपना सामान समेटा और रिक्शे में बैठकर मायके चली गई। जैसे ही वह घर से निकली, मैंने अपनी सतर्क सहेली कृपा को फ़ोन लगाया और उसे वहाँ का काम समझा दिया। कृपा भाभी के मायके में ही रहती थी। उसका घर भाभी के घर के बिल्कुल पड़ोस में था। अब सुबह से शाम हो चुकी थी और मैं सुबह से लेकर अब तक कृपा के कांटेक्ट में थी। लेकिन भाभी अपने घर यानी मायके गई ही नहीं। उनकी माँ बीमार थी और अभी अभी उन्हें दवाई दी गई थी। मैंने भैया से कहा, ये कितनी बुरी बात है कि भाभी के 5 भाई होते हुए भी उन्होंने अपनी माँ को गांव में अकेली छोड़ दिया है और वे खुद शहर में रह रहे हैं। अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करना, उनकी सेवा करना क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है? कितने दिन तक भाभी अकेले ही उनकी देखभाल करती रहेंगी? भैया ने कहा, अरे तू कब से इतनी समझदार हो गई? यह बातें तो मैं पहले ही तेरी भाभी से कर चुका हूँ। लेकिन उसने मुझे कहा था कि उसकी माँ को शहर में आकर रहना ही नहीं है। वह अकेले ही गांव में रहती है क्योंकि उन्हें अपने गांव से ही लगाव है। वह चाहती हैं कि अपनी आखिरी घड़ियां गांव में ही बिताएं। अब इसके बाद और कोई क्या बोल सकता है? बच्चे उन्हें शहर में ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह वहां जाती ही नहीं। उन्हें फ़ोन करके भी क्या फ़ायदा? मेरी सासू माँ के पास बहुत पैसे हैं। पिछले महीने मुझे काम धंधे के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैं बहुत मुश्किल में थी। मैंने बस सासू माँ के सामने हल्की सी बात छेड़ी और उन्होंने तुरंत मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे ससुर उसी समय खाना खा रहे थे और मेरी सासू भी एक बड़े पद से रिटायर हुई महिला हैं। उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां और तनाव रहते हैं, लेकिन उनके सभी बेटे बहुएं बहुत खुश हैं। उनके 3 बेटे सरकारी नौकरी में हैं और 2 बेटों का बड़ा बिजनेस है। बड़े बेटे ने तो बहुत बड़ा बंगला भी बनाया है, पर फिर भी वह वहां नहीं जाती। कहती हैं, मुझे बड़े घर में रहना अच्छा नहीं लगता। तब मुझे समझ में आ गया था कि भाभी बार बार मायके क्यों जाती है और भैया को इस पर गुस्सा क्यों नहीं आता। क्योंकि जब भी भैया को पैसों की ज़रूरत होती है तो वह अपनी सासू माँ से पैसे मांगता है और हर बार उसे वही पैसे मिल भी जाते हैं। सास और दामाद के बीच ऐसे व्यवहार हो रहे थे
इसलिए भाभी जब चाहे मायके चली जाती थी और भैया को इस बात से न तो कोई फर्क पड़ता था और न ही कोई परेशानी। भैया और भाभी एक ही कॉलेज में थे। कॉलेज के दिनों में ही दोनों में प्रेम हो गया था। घर वालों ने भी बच्चों की खुशी में अड़चन नहीं डाली और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया और उनकी शादी करा दी। वरना भाभी के अमीर घराने के सामने हमारा घराना कुछ भी नहीं था। लेकिन ये कैसा प्यार था। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और दोनों का मन भर भी गया था। सबके खाने पीने का काम खत्म होने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर भाभी अपने मायके नहीं जाती है तो फिर वो और कहाँ जाती होगी। मैं खुद को रोक ना पाई और दोबारा कृपा को फ़ोन लगाया, लेकिन कृपा ने वो फ़ोन उठाया ही नहीं। सुबह उठते ही मेरा फ़ोन बजा। कृपा का फ़ोन था। मैं उससे कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने कहा, तुम्हारी भाभी अभी अभी ऑटो से उतरकर घर आ गई है। कृपा की यह खबर सुनकर मेरा शक सही साबित हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि भाभी रात भर कहीं और रहती थी और अब वो घर पहुंच गई थी। क्योंकि भाभी अपना फोटो छिपा सकती थी, इसलिए अब वह भैया को फ़ोन करेगी और अपनी माँ से भैया के माध्यम से बात करवा देगी, ताकि भैया को उस पर शक भी न हो। मैं कमरे से निकलकर नाश्ता बनाने लगी। भैया नाश्ता करने के लिए बैठे। उसी समय भैया के फ़ोन पर भाभी का कॉल आया और भाभी ने अपनी माँ के साथ भैया से बात करवा दी। नाश्ता करने के बाद भैया अपने काम पर चले गए। मैंने दोपहर का खाना बना लिया और फिर पढ़ाई करने बैठ गई। दोपहर में थोड़ी देर नींद लगी ही थी कि कृपा का फिर से फ़ोन आया और उसने कहा, भाभी अभी अभी वहाँ से निकल गई है। सायंकाल तक भाभी घर पहुँच गई। माँ बाप से मिलकर वह तुरंत मेरे पास आई और बोली, प्रीति, आजकल तुम मेरी बहुत चिंता करती हो। कल तुम्हें फ़ोन किया था, बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? भाभी ने कहा, अभी तो ठीक है। इतना कहकर वह मेरे कमरे से निकल गई। मैं बेडरूम में बैठकर उसके बर्ताव पर सोचने लगी। ऐसा कोई चरित्र ही नहीं है इस औरत में। मेरे भैया को यह भाभी बहुत बड़ा धोखा दे रही है। भाभी और भैया की लव मैरिज हुई थी, लेकिन क्या ऐसा प्रेम होता है? भाभी कितनी निर्लज है। भैया के सामने वह साड़ी में कितनी मासूम लगती है। मैं भाभी का असली रूप सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भाभी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इसलिए मैं चुप रहकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब शादी को 15 दिन भी नहीं हुए होंगे कि भाभी मायके जाने की तैयारी करने लगी। मैंने उससे पूछा, कब तक घर लौटोगी? भाभी ने कहा, माँ के खाते में पेंशन जमा हो गई है। चूंकि वह बीमार थी, पैसे निकालने के लिए मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं रात का खाना बना दूंगी। मैं बाहर निकल पड़ी। माँ को आवाज दिया और कहा, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। स्कूटी स्टार्ट की और भाभी का पीछा करने लगी। भाभी का गांव 10 से 12 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसका और रास्ता खराब होने के कारण पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता था। भाभी तुम्हें पता है, मायके के आदेशानुसार जा रही थी। मुझे लगा कि भाभी को शक तो हुआ ही होगा। मैं सीधे उसके सामने जाने के बजाय बाएं मुड़ गई और थोड़ी देर में सामने जाकर भाभी के घर पहुंची। भाभी घर में चली गई। मैं गेट पर गई और देखा कि गेट पर लगी हुई पट्टी पर सदाशिव माने लिखा था। मैं हेलमेट पहन रही थी, इसलिए फौरन से पहचान नहीं पाई। लगभग 1 घंटे में मैं वापस हमारे घर पहुंच गई। रात का खाना खाने के बाद मैंने भैया से पूछा, भैया, क्या भाभी के साथ बात हो गई? ने कहा, हाँ, रात में बात हो गई थी। खाना खाने के बाद फिर से फ़ोन होगा। तुम्हें अपनी भाभी की बहुत चिंता है। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि माँ ने कहा, अरे, तू तो पूरा दिन घर पर नहीं होता। लेकिन ये दोनों नंद और भाभी बिल्कुल बहन जैसी रहती हैं। दोनों में बहुत प्यार है और वह प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, हाँ, ठीक है। भैया ने माँ से कहा, पल्लवी मुझे बता रही थी कि बड़े भाई इंजीनियर बन गया है और वह मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। वह कह रही थी कि उसी के साथ प्रीति की शादी होनी चाहिए। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में आकर बेड पर लेटकर सोचने लगी कि मैं भाभी द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को कभी मंजूर नहीं करूंगी। भाभी तो एक ऐसी औरत है कि अपने रिश्तेदारों में मेरी शादी को लेकर बहन के साथ झगड़ा चल रही है। वह सच में एक जहरीली नागिन थी। सुबह कृपा का फ़ोन आया और उसने बताना शुरू किया कि भाभी अभी अभी ऑटो से उतरकर घर पहुंच गई है। इसके बाद हमेशा की तरह भैया के फ़ोन पर भाभी का कॉल आया।
उसने अपनी माँ की बातें भैया से करवा दी और कहा कि वह दोपहर तक घर आ जाएगी। अब इन घटनाओं को लगभग एक हफ्ता हो चुका है। मैं भाभी के साथ पहले जैसी तरह मिलजुल कर रहती थी, ताकि उसे मुझ पर शक न हो और मुझे वहाँ की सारी सच्चाई पता चल सके। एक दिन मैंने किसी बहाने से घर से बाहर निकलकर पिछले बार की तरह भाभी के घर के पास जा पहुंची। उस घर के पास वाले किराने की दुकान पर जाकर मैंने दुकानदार से बात करनी शुरू की। मैंने हेलमेट पहना हुआ था। मैंने उनसे पूछा, काका, इस घर में मुकेश नाम का कोई लड़का रहता है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, वहाँ कोई मुकेश नाम का लड़का नहीं रहता। मैं बिना ज्यादा सवाल किए वहाँ से निकल गई और घर वापस आ गई। मैंने कसम खाई कि कुछ भी हो, मैं भाभी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन मुझे भैया से पता चला कि शहर से भाभी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। इसके चलते भाभी बहुत खुश थी। 10:30 बजे दरवाजे पर बहुत बड़ा कार्य हुआ। शहर में रहने वाले बड़े भाई और भाई जय भी आए थे। साथ में मुकेश नाम का लड़का भी था। सभी सिर्फ मुझे देखने के लिए आए थे। मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि भैया को भाभी के बारे में सब सच बता दूं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ पूछने के लिए सभी से अच्छे से पेश आऊं। शादी तो करनी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुकेश की परीक्षा लेनी है, ये देखने के लिए कि वह सच में मुझे देखने आया है या भाभी के साथ उसके अनैतिक संबंधों के चलते, जिन्हें वह अपने रिश्तेदारों के लड़कों के लिए लेकर आया है। मैं मुकेश के सामने बैठ गई। वह मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अकेला होता तो मैं उसकी आंखें ही निकाल देती। भाभी बहुत खुश होकर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। मुकेश को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह मेरी भाभी का यार नहीं होता तो वह बुरा लड़का नहीं था। आजकल ऐसे सुंदर और शिक्षित लड़के कहाँ मिलते हैं। मेरे घरवालों को ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। सभी शादी की बातें करने लगे, लेकिन भैया ने कहा, प्रीति की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद ही शादी की तारीख निकालेंगे। मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने में अभी 1 साल का समय था। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि भाभी की शादी की योजना को सामने लाने के लिए मेरे पास इतना समय पर्याप्त था। मुकेश के परिवार वाले भी खुश थे। अब मुकेश मुझे हमेशा फोन करता था और मुझे मजबूरी में उससे बात करनी पड़ती थी। उसके साथ बात करने का कारण ये था कि मैं जानना चाहती थी कि उसके मन में वास्तव में क्या है और वह मुझे बाहर मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन गुस्सा जाहिर किए बिना मैं उसे टालती रही। मुझे किसी भी तरह भाभी और मुकेश को रंगे हाथ पकड़ना था। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और भाभी शायद मुकेश से मिलने को उत्सुक थी, इसलिए वह इतनी तेज बारिश में जाने का निर्णय ले रही थी। वह निकलने की तैयारी कर रही थी। बहुत इंतजार करने के बावजूद उसे नहीं मिला। तब मैंने कहा, प्लीज आज मत जाओ। बारिश के कारण कोई भी ऑटो वाला तैयार नहीं होगा। बारिश कम होने के बाद आप कल जाइए। लेकिन भाभी ने कहा, किसी भी तरह मुझे आज ही निकलना होगा। बहुत समय बाद जब बारिश शांत हुई तो उन्हें रिक्शा मिल गया और भाभी घर से निकल गई। मैंने बहाने से उनके पीछे निकलकर उनका पीछा करना शुरू किया। भाभी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक गवाह होना जरूरी था, इसलिए मैंने कृपा को सारी बात बताई और उसे भी शामिल किया ताकि मैं अकेली न रहूं। अब मैं और कृपा दोनों मिलकर भाभी का पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद भाभी रिक्शे में थी। वह रिक्शा पुराने गेट के सामने रुक गया। भाभी वहीं से घर में चली गई। मैंने सोचा कि आज का पूरा घंटा हम दोनों घर में ही रहेंगे। तभी मुख्य गेट बंद हो गया। मैंने कृपा को गेट पर ही रुकने के लिए कहा और भैया को फोन पर मैसेज किया, भैया आप अपनी तरफ से इतनी जल्दी मत आइए। मैंने जो लोकेशन भेजी थी वहां आपके लिए बड़ा सरप्राइज है। मुझे डर लग रहा था कि मुकेश मुझ पर हमला तो नहीं करेगा। भाभी को मैं देख लूंगी, लेकिन मुकेश से 2 हाथ नहीं कर सकती। इसलिए मैंने कृपा से कहा, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम बाहर ही रुको। मैं जोर से आवाज देती रहूंगी ताकि तुम्हारी आवाज सुनकर गली के लोग जमा हो जाएं। जैसे ही मैं बड़े घर में गई और घर देखा, ऐसा लगा जैसे ये कोई फिल्म का बंगला हो। घर में जाते हुए मुझे बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित और चौड़ी जगह दिखाई दी। तभी भाभी बाहर आती दिखी, इसलिए मैं डर गई और मेरा पहला कदम फिसल गया जैसे ही मैं गार्डन के पौधे से टकराई। भाभी ने मुझे वहां देखा। मुझे देखकर भाभी को जोर का झटका लगा और उसने तेज आवाज में कहा, प्रीति तुम यहाँ। मैं भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकी और कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। गेट पर मेरी सहेली भी है और भैया भी आ रहे हैं।
मैंने उन्हें लोकेशन भेज दी है। अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। वो उस नालायक को बाहर निकालेंगे। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा पति बनेगा। तुम दोनों ने जो प्लान बनाया था वह अच्छा था, लेकिन मुझे तुम्हारा प्लान पहले ही समझ में आ गया था। भाभी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया था। उसने मुझसे कहा, प्रीति, तुम्हें कुछ गलत समझ हुआ है। अंदर मुकेश नहीं है, बल्कि मेरी माँ है। मैंने कहा, तुम खुद देखो भाभी, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी माँ तो गांव में रहती हैं। भाभी आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि कृपा को देखकर वह फिर शांत हो गई। भाभी ने कहा, तुम दोनों भी अंदर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हम दोनों अंदर चले गए। जैसे ही मैंने देखा, अंदर बेड पर एक बुजुर्ग महिला शांति से लेटी हुई थी। बुजुर्ग महिला को देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि भाभी ने कहा, माँ ने मुझे जन्म दिया और जो माँ गांव में रहती हैं, उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया। हम सहजाननी बहनें हैं। मेरे पिता सदस्य माने जय साहिब के घर ड्राइवर की नौकरी करते थे। साहिब को लगातार 5 बच्चे हुए और उसी समय मेरे माता पिता को भी 5 बेटियां हुईं। मेरी माँ 6ठी बार गर्भवती हुई। तब जय साहिब ने मेरी माँ से कहा कि अगर फिर लड़की हुई तो उसे मुझे गोद दे दो। और ऐसा हुआ, मुझे गोद दिया गया और मैं वडील नेचर साहिब को सौंप दी गई। भाभी ने आगे बताया, लगभग 1 साल पहले जब मेरी शादी तुम्हारे भैया के साथ हुई, तब मुझे अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। 6 महीने पहले मेरी जन्म देने वाली माँ का निधन हो गया। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो मेरी असली माँ नहीं है। गांव में रहने वाली मेरी माँ ही वास्तव में असली माँ है। कि अब तक मुझे जन्म देने वाली माँ का पूरा खर्च वह उठाती है। एक स्थायी नौकरानी मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती है। 10-15 दिन बाद जब वो नौकरानी अपने घर जाती है, तो मुझे माँ की देखभाल के लिए आना पड़ता है। बहुत बार मैंने सोचा कि भैया को सब सच बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तभी भैया वहां पहुंच गए। भैया को सारी जानकारी मिल चुकी थी। भाभी ने मुझे माफ भी कर दिया और भैया को ये भी नहीं बताया कि मैं भाभी का पीछा करने यहाँ आई थी। मैं भाभी के घर बैठी थी कि मुझे मुकेश का फोन आया। मैं बाहर आई और कहा, हेलो मुकेश, तुम कहाँ हो? मुकेश ने कहा, मैं यहीं हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हें मिलने के लिए बुलाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मैंने कहा, एड्रेस और लोकेशन भेजो, मैं तुरंत तुम्हें मिलने के लिए निकलती हूँ। कृपा भाभी के पास रुकी रही और मैं मुकेश से मिलने चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, शक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे शक के कारण कई घर उजड़ जाते हैं और कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले अपने मन में शक के बीज न रखें और 10 बार सोचें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।